वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, तो हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है उसमें कोर लॉस होता है जो कि हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, और साथ में एडी करंट लॉस जो होता है उनके सम के इक्वल होता है। मतलब जो टोटल कोर लॉस होता है उसमें दो लॉस होते हैं, एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस। तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा के एच, मतलब हिस्टेरेसिस कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और जो एडी करंट लॉस होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है हमारा कांस्टेंट, एडी करंट कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, यहाँ पे टी होता है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का स्क्वायर इनटू मटेरियल का वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमसे बात की है हिस्टेरेसिस लॉस की। तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है, तो इसमें के एस तो कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। हमारे ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है और साथ में जो हमारे कोर का वॉल्यूम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 के, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कपलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, मतलब महंगी होती है, और इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल को बढ़ाने के लिए करते हैं, सिग्नल को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ट्रांसफार्मर कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका यूज करके हम हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हमको उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है, अमीटर की, और इसका यूज करते हैं हम वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने की, ठीक है। यहाँ पे हम करंट के मेजरमेंट के लिए करते हैं और जो करंट को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो आउटपुट करंट होता है सेकेंडरी का, वो 1 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक का होता है, ठीक। और इसका जो प्राइमरी का करंट होता है वो किलो एम्पियर और मेगा एम्पियर तक हो सकता है। ऐसे इधर इधर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी का वोल्टेज होता है किलो वोल्ट्स में होता है, बहुत ज्यादा होता है, और जो इसका सेकेंडरी का वोल्टेज होता है वो 110 वोल्ट के तक होता है, ठीक है, जिससे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो जो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका यूज करते हैं हम हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज टू मेजर हाई वोल्टेज बाय यूजिंग, ठीक है। अभी हमने देखा जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। और जो प्राइमरी में हमारा करंट जो वोल्टेज होता है बहुत ज्यादा किलो वोल्ट में होता है, जो जैसे 132 किलो वोल्ट हो गया, 220 किलो वोल्ट हो गया, ठीक है, 400 किलो वोल्ट हो गया। तो इतने हाई वोल्टेज को ये कन्वर्ट कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है सेकेंडरी में 100 से लेके 110 वोल्ट तक, और इसको आसानी से हम लो रेंज के वोल्टमीटर द्वारा मेजर कर सकते हैं, लो रेंज वोल्टमीटर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लो रेंज वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें ऊपर रेडिएटर होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर में अंदर हमारी वाइंडिंग होती है, हमारी कोर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है पूरी तरह से, यहाँ भरा होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसका यूज करते हैं हम काहे के लिए, कूलिंग के लिए करते हैं, ये हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ में ये क्या प्रोवाइड करता है, तो जो हमारा इंसुलेशन है वो प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन। जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, तो जो हमारी बॉडी है ट्रांसफार्मर की उसके बीच में और ये हमारी जो वाइंडिंग है इसके बीच में, ट्रांसफार्मर की बॉडी से
वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन देता है, वाइंडिंग टू वाइंडिंग के बीच में भी हमारा ऑयल लगा होता है, तो इससे हमारा इंसुलेशन बढ़ता है। ठीक है, तो कूलिंग और इंसुलेशन के पर्पज से हम ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। कूलिंग द प्राइमरी कॉइल, बिल्कुल सही है, प्राइमरी कॉइल कूलिंग के लिए इसका यूज करते हैं। कूलिंग द सेकेंडरी कॉइल, बिल्कुल दोनों कॉइल कूल होती है। प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशन, तो हाँ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग इंडक्शन कपलिंग, तो वो हम ट्रांसफार्मर ऑयल से इंडक्शन कपलिंग कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा कि गलत कौन सा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इन अ ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में आरएमएस वोल्टेज होता है इंड्यूस्ड आरएमएस, इसकी वैल्यू होती है हमारी 4.445 एम, मतलब 5 मैक्सिमम इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे साथ में होता है नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न कितने भी टर्न हो सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया पर टर्न, मतलब एक सिंगल टर्न में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है उसमें हम टर्न से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पर टर्न वोल्टेज निकल जाएगा। तो हो जाएगा 4.445 मैक्सिमम इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा यहाँ पे वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 4.445 मैक्सिमम इंटू एफ। तो जो हमारा ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ इसकी यूनिट है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगल फेज 253,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट एंड आई, मतलब करंट लो वोल्टेज साइड की दी है 400 एम्पियर, डिटरमाइन द लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज साइड टर्न एंड द पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है टर्न लो वोल्टेज साइड के, टर्न हाई वोल्टेज साइड के, साथ में ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ट्रांसफार्मर रेटिंग। और हमें क्या क्या दिया, वोल्टेज दिया हमको, लो वोल्टेज साइड का कितना है हमारा वोल्टेज 250। ठीक है, वोल्टेज दिया हमको हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड का कितना है 3000। ठीक है, और हमको करंट दिए यहाँ पे आई, लो वोल्टेज साइड की दिए कितनी 400 एम्पियर। ठीक है, साथ में क्या दिया पर टर्न रेशो। ठीक है, पर टर्न रेशो हो गया हमारा 8 वोल्ट। वी दिया है हमको, वी बाय एन दिया है, मतलब पर टर्न कितना दिया 8 वोल्ट। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे टर्न रेशो। तो जो हमारा प्राइमरी साइड के टर्न होंगे क्या, ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे पर टर्न, इसी से हम सारा सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हम प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना दिया हमको, मतलब लो वोल्टेज साइड के लिए 250 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा एन इजिकल टू 8, यहाँ पे आ जाएगा लो वोल्टेज साइड की। तो एन लो वोल्टेज साइड इजिकल टू कितना आ जाएगा 250 अपॉन में 8। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 31.25। ठीक है, तो टर्न तो ऐसे आधे अधूरे होंगे नहीं, तो ये कंप्लीट टर्न होगा, तो इसको हम 32 के नियरेस्ट है तो इसको 32 ले लेते हैं। तो हमारा टर्न निकल गया लो वोल्टेज साइड का। ठीक है, अब इसके बाद हम टर्न निकालेंगे हाई वोल्टेज साइड का। तो एन हाई वोल्टेज साइड का जो टर्न होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट देख लेते हैं हम, 3000 नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 375 टर्न, 375 टर्न। तो हमें दो चीज पता चल गई। ठीक है, ये हमारा टर्न है लो वोल्टेज साइड का, ये हमारा टर्न है हाई वोल्टेज साइड का। अब हमें निकालना है ट्रांसफार्मर रेटिंग। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांसफार्मर रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर रेटिंग, तो ये होती है V इंटू आई। तो हम प्राइमरी साइड के ले लेते तो हो जाएगा 250 इंटू 400 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2500 100 और 3 जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्ट एम्पियर में, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया किलो वोल्ट एम्पियर में, तो इसको किलो वोल्ट में करने के लिए हम इससे इसमें डिवाइड कर देंगे 1000 का, तो हो जाएगा 100 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, मतलब एन है हमारा लो वोल्टेज साइड का 32, तो बिल्कुल हमारा 32 आया नो वोल्टेज साइड का। इसके बाद हाई वोल्टेज साइड का 375, तो हाई वोल्टेज साइड का 375 आया। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग आई है 100 केवी है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग आई, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करंट ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है और इसकी सेकेंडरी कभी भी हम ओपन नहीं करते, क्योंकि इसका वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होता है। और इसका उपयोग हम करते हैं हमारे अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए,
बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इट डिक्रीज द रेंज ऑफ एसी अमीटर, डिक्रीज मतलब कम तो बिल्कुल नहीं करता है। इट डिक्रीज द रेंज ऑफ डीसी अमीटर, ठीक है। तो यहाँ डीसी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर है ये इंडक्शन पे काम करता है, इंडक्शन मतलब म्यूचुअल इंडक्शन पे, तो ये डीसी पे तो वर्क ही नहीं करेगा, तो डीसी वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी अमीटर, तो बिल्कुल ये एसी अमीटर की रेंज को बढ़ाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्किट, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो ये जो ट्रांसफार्मर रहते हैं ये वर्क करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। और हमारे ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन तभी होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब डी फाई अपॉन डी टी होना चाहिए, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। लेकिन जब हम डीसी करंट की बात करें, मतलब डायरेक्ट करंट की बात करें, तो इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो। इसीलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, वो सिर्फ एसी पे वर्क करते हैं, तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 110 100 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड along with a voltmeter whose reading is 24.5 volt, find the voltage of the high voltage to be measured, ठीक है। तो हमें ट्रांसफार्मर रेशियो क्या दिया, 110 100। तो हमको क्या बताना है, ये सेकेंड V1 को हम प्राइमरी ले लें, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना दिया है, 24.5। तो हमें V1 यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से हम V1 निकाल लेंगे, तो हमारा V1 हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 24.5, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगा 1.1 इंटू 24.5। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 26.95 वोल्ट, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन अ ट्रांसफार्मर डिजाइन, मतलब ट्रांसफार्मर की डिजाइन में हाई फ्लक्स डेंसिटी क्यों लेते हो हमें बताना। तो जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है वो होती है फाई अपॉन में ए, ठीक है। ये होती है हमारी फ्लक्स डेंसिटी। तो जो फाई होता है ट्रांसफार्मर के केस में, जो फ्लक्स होता है कैसा था हमें था, कांस्टेंट होता है। तो जो ए यहाँ पे एरिया ऑफ कोर है, तो जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होंगी, एरिया ऑफ कोर। इससे हमें समझ में आ रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी को हम यदि हाई रखेंगे डिजाइन के वक्त, तो जो हमारा एरिया है वो कम लगेगा, मतलब एरिया कम लगेगा मतलब कोर है वो कम लगेंगी और हमारा वेट कम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस द वेट ऑफ पर केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोर फ्लक्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड मेनली ऑन, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, 4.445 मैक्सिमम इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न। तो हमको निकालना है कि यहाँ से फ्लक्स, मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई अपॉन में 4.44 इंटू एफ इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम देखने में समझ में आ रहा है कि जो हमारी फ्लक्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ 4.44 तो क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पे, एक तो हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज पे, दूसरा है हमारे फ्रीक्वेंसी पे, और तीसरा है नंबर ऑफ टर्न पे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्न है ये कैसा हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, तो मेनली किस पे डिपेंड किया इसने, हमारा जो हमारा फ्लक्स है वो डिपेंड किया हमारे वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या, सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, ठीक है। तो जो हम एसी वेल्डिंग करते हैं, एसी वेल्डिंग, ठीक है, इसमें हम आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं जिसको, वेल्डिंग। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो कौन सा होता है वो हमें बताना है। तो जो आर्क वेल्डिंग की नीड होती है, तो ये नीड क्या होती है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है हाई करंट और लो वोल्टेज, ठीक है। और जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, लो करंट और हाई वोल्टेज। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमें जरूरत होती है
हाई करंट और लो वोल्टेज की, तो जो करेक्ट हो जाएगा क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम एसी वेल्डिंग के लिए, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विल सप्लाई फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज अ एडी करंट लॉस इज 50 watt. If the transformer is connected to the voltage of 330 volt 50 hertz, the AD current loss will be, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया वो देख लेते हैं हम। पहले हमको वोल्टेज दिया V1, वो दिया हमको 220 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी है F1, वो दिया हमको 50 हर्ट्ज, ठीक है। और साथ में हमको यहाँ पे एडी करंट लॉस दिया है 50 वॉट, ठीक। और हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वोल्टेज होगा हमारा 330 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी होंगी हमारी F2 50 हर्ट्ज, तब हमको निकालना है कि हमारा एडी करंट लॉस कितना होगा, ठीक है। तो हमारा जो एडी करंट लॉस होता है, तो एडी करंट लॉस के लिए फॉर्मूला होता है कि पी ई एडी करंट लॉस, यहाँ पे होता है एडी करंट कांस्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू यहाँ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का स्क्वायर, और साथ में होता है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक। तो यहाँ से यदि कांस्टेंट वाली सारी चीजें हटा दें हम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर एम इंटू एफ स्क्वायर। थिकनेस भी यहाँ कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, एज भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो हमारा एडी करंट लॉस होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम लिख सकते हैं वी बाय एफ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में एफ का स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है हमारी, यदि हमारा हमारा वी बाय एफ कॉन्स्टेंट हो, मतलब फाई कॉन्स्टेंट हो, कब होगा, जब v बाई एफ का रेशो कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट होता है तो क्या होता है कि ये जो फाई है ये भी हट जाता है यहाँ। तो जो हमारा एडी करंट लॉस हो डायरेक्ट डिपेंड कहाँ पे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। लेकिन हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि v बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो लिख लेते हैं अपन v1 अपॉन f1 नॉट इक्वल टू v2 अपॉन f2 है यहाँ पे। कैसे, जैसे देख लो 220 अपॉन में 50, ये नॉट इक्वल टू का किसके, 330 अपॉन में 50। मतलब जब कांस्टेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, ये वी स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा एडी करंट लॉस 1 इक्वल टू पी ई टू इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन में V2 का स्क्वायर। यहाँ आगे हम वैल्यू रख देंगे, तो जो हमें एडी करंट लॉस दोनों दिया है, फर्स्ट में क्या है सेकेंड में क्या, तो आ जाएगा 50 अपॉन में पी ई टू इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर, तो V1 कितना दिया हमको 220, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन में 330 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा हमारा, ये इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो जब ट्रांसफर कर देंगे तो 50 इंटू 330 का स्क्वायर, इसको दो बार लिख लेते हैं, अपॉन में 220 का स्क्वायर है इंटू 220 इज इक्वल टू हमारा एडी करंट लॉस निकल जाएगा 2 वाला, ठीक है। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको 11 से 3 टाइम कैंसिल करेंगे, इसको 11 से 2 टाइम कैंसिल करेंगे, इसको फिर 11 से 3 टाइम करेंगे, इसको 11 से 2 टाइम करेंगे, ठीक है। इसको 2 से 25 टाइम करेंगे, तो जो हमारा लॉस निकल के आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 112.5 वॉट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट द पावर फैक्टर ऑफ, ठीक है। मतलब कौन से पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे तो आउटपुट क्या होता है हमारा वी आई कॉस फाई, कॉस फाई यहाँ पे पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा वी आई कॉस फाई प्लस लॉसेस, ठीक है। ये होती है हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी ऊपर की वैल्यू है ये मैक्सिमम हो, आउटपुट हमको क्या मिले, मैक्सिमम मिले, तभी हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी कॉस फाई की वैल्यू क्या हो, यूनिटी हो। जब कॉस फाई की वैल्यू मतलब हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होंगी, तब हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if the net copper loss at full load of a one phase transformer is PCU, ठीक है, what will be the copper loss of the same transformer with 25% of full load। तो हमारा जो कॉपर लॉस होता है PCU इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर। मतलब हमारा कॉपर लॉस जो होता है वो हमारे लोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ करंट आ गई, मतलब लोड के डायरेक्टली जो पी कॉपर लॉस होता है वो लोड में जो करंट होंगी आई स्क्वायर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इससे फुल लोड पे तो हमको कॉपर लॉस पता है,
जब हम बात करेंगे क्या की, जैसे आप हाफ लोड की बात करते हैं, तो जो कॉपर लॉस होगा वो हाफ लोड पे कितना होगा, 1/2 लोड पे, तो हो जाता है 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड पे जो कॉपर लॉस होते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 1/4 PCU। ये क्या हुआ, हाफ लोड पे हुआ, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 25% लोड पे कितना होगा, तो हम निकालेंगे कि P कॉपर लॉस एट 25% लोड, ये कितना हो जाएगा 25% का स्क्वायर और इंटू P कॉपर लॉस, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 25% मतलब 25/100 का स्क्वायर इंटू फुल लोड पे कॉपर लॉस, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/4 का स्क्वायर इंटू P कॉपर लॉस, तो जाएगा P कॉपर लॉस अपॉन में 16, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1/V2, ये हमको दिया है V1 बड़ा है V2 से, द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली इज प्रोपोर्शनल, तो जो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफार्मर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी हमको बताना है, ठीक है। तो जो हमारा पावर ट्रांसफर कैसे, इंडक्टिवली, वो होती है हमारी इक्वल टू 1 - K इंटू टोटल पावर, टोटल पावर, ठीक है। तो जो यहाँ पे K होता है, K की वैल्यू होती है V2 अपॉन में V1, ठीक है। जो K होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है यहाँ पे, ठीक। तो V2 क्या है हमारा, कम है V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू ज्यादा है, तो K की वैल्यू 1 से कम होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो ये आ जाएगा 1 - V2 अपॉन में V1, ठीक है, इंटू टोटल पावर, टोटल पावर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1 - V2 अपॉन में V1 इंटू टोटल पावर, पावर, ठीक है। तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जो इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर होंगी, इंडक्टिवली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होंगी, V1 - V2 अपॉन में V1 की, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज कीप क्लोज, ठीक है। तो जो हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ये करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हमारा एक्चुअल में, इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसकी सेकेंडरी में बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको कभी भी ओपन ना रखें, ओपन ना रहे ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन है करंट ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नियर टू द कोर इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बिकॉज, ठीक है। जो हमारी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, तो ये हमारा जैसे ट्रांसफार्मर है, मान लो हम 3 फेज एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो कोर के नजदीक होती है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, ग्रीन कलर से हम बना रहे हैं, ये हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। ये कोर के नजदीक बनाते हैं, ठीक, ये हो गई लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है हम इसी के ऊपर बाउंड कर देते हैं उसको, इसके ऊपर होती है यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नियर इसलिए रखते हैं, जो हमारी कोर होती है और हमारी वाइंडिंग होती है इसके बीच में हम इंसुलेशन लगाते हैं, पेपर इंसुलेशन, ठीक है। तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, जो हमारा कोर है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, और हमारी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो मान लो लो वोल्टेज इसका 100 है और जो हाई वोल्टेज है उसका 1000 है मान लो, तो जो 100 और 0 है तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 100 का है। लेकिन जो 1000 और 0 रहेगा हमारा कोर का, इसके बीच में 1000 का है, ठीक है। तो जो हमारे इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा, हाई वोल्टेज को कोर के नियर लगाए तो जो इंसुलेशन होगा वो हमको 1000 वोल्ट के लिए लगाना रहेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है लो वोल्टेज में 100 वोल्ट के लिए लगाना रहेगा, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हमेशा, और हमेशा क्या होता है ट्रांसफार्मर की जो कोर के ऊपर जो पहले लपेटी हुई वाइंडिंग होती है वो होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। इससे क्या होता है कि हमें इंसुलेशन रिक्वायर्ड जो होता है वो कम होता है, इट रिड्यूस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ के इज द फेस टू फेस वोल्टेज रेशो, ठीक है, मतलब फेस टू फेस वोल्टेज रेशो है के यहाँ पे, देन लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशो इज अ 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, ठीक। तो पहले तो हम के देख लेते हैं फेस टू फेस किसका, स्टार डेल्टा का, ठीक है। तो वी फेस स्टार का अपॉन में वी फेस डेल्टा का, ये हमें दिया है के, तो हमको निकालना है क्या है,
यहाँ पे दिया लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन अ थ्री फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। लाइन टू लाइन निकालना है हमको, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं वी लाइन टू लाइन, पहले कौन सा है हमारा स्टार, अपॉन में वी लाइन टू लाइन डेल्टा कनेक्शन का, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन। जो स्टार में होता है, जो लाइन वोल्टेज और डेल्टा लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, √3 इंटू वी फेज वोल्टेज। ये क्या है हमारा स्टार का, ठीक है, स्टार का। और डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा वी फेज वोल्टेज। ये हो गया हमारा डेल्टा का। तो हमें पता है कि वी फेज अपॉन वी डेल्टा क्या है हमारा, के है। तो ये हम इसको यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो √3 इंटू क्या निकल के आ जाएगा, के, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।